गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ते हैं एपीसी और एमपीसी के बीच में रिलेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपके शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आप उसे बताइए। तो वो 5 नंबर के 10 नंबर के प्रश्नों में ये प्रश्न बनता है। आप इसको विद डायग्राम के थ्रू इसका आंसर दीजिएगा। अब अगर हम देखते हैं एपीसी और एमपीसी के बीच में जो रिलेशन है, इसे आप देख सकते हैं। ये डायग्राम हम पहले ही रीड आउट कर चुके हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि काल में एपीसी ग्रेटर होती है एमपीसी से, और एपीसी गिर रही होती है, एमपीसी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर आप देखिए दीर्घकाल में एपीसी भी कांस्टेंट होती है, एमपीसी भी कांस्टेंट होती है, और ये दोनों ही बराबर होती है। यानी इसके हर एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर रहती हैं। एमपीसी को कैसे ज्ञात करेंगे, आप स्लोप के थ्रू निकालेंगे, ढाल निकालने से आप ज्ञात करेंगे। और एपीसी को आप मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, एमपी है ना, एपीसी के लिए आप। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है सी बराबर माइनस ए प्लस बी वाई का मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब आपकी आय कुछ नहीं होती है उस समय उपभोग आपका ये माइनस में दिखाया गया है। ये क्या बता रहा है, सेविंग को बता रहा है। माइनस ए का मतलब यहाँ पर आप जब सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो चीज़ है माइनस ए आपका सेविंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इनकम के बहुत आगे आने के बाद में, यानी इनकम थोड़ी और ज़्यादा होने पर आपका उपभोग फिर स्टार्ट होता है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं डायग्राम को। इन दोनों के बीच में रिलेशन को हम पढ़ ही चुके हैं, इसे आप एक और बार रीड आउट कर लीजिएगा। यदि उपभोग फलन रेखा मूल बिंदु के नीचे लंबवत अक्ष को काटती हुई होती है, अर्थात उपभोग फलन ओ ए प्लस बी वाई होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती हुई होती है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। यहाँ आप देखिए ये चूंकि ये रेखा क्या कर रही है, एक्स अक्ष को काटते हुए से जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, एपीसी राइज हो रहा है, और एमपीसी क्या है, एमपीसी आपका कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक इसी डायग्राम में आपका एपीसी राइज होता है, अदरवाइज आप देखिए और दूसरे डायग्राम में कांस्टेंट रहता है, फॉलिंग करता है, बट यहाँ पर आपका ये राइजिंग हो रहा है। अच्छा, एमपीसी तीनों ही परिस्थितियों में कांस्टेंट है। आगे हम देखते हैं एपीसी और एमपीसी के बीच में, तो और जगह वो कांस्टेंट है और एपीसी ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो एपीसी है उसका मान एमपीसी के मान से कम होता है। तो इसको आप देखिएगा, आई के विभिन्न स्तरों पर एमपीसी और एपीसी के बीच में रिलेशन है। और वहाँ पर भी एमपीसी आपकी स्थिर है। इसी तरीके से आप आगे देखिए कि एपीसी आपकी क्या है, स्थिर है और एमपीसी के बराबर है। और थर्ड है एपीसी बढ़ती हुई किंतु एमपीसी से कम है। ये तीनों ही परिस्थितियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप ये तीनों प्रकार के डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। आगे हम देखते हैं उपभोग फलन ऐसा बैठता है। रेखीय उपभोग फलन की अवस्था में एपीसी और एमपीसी के संबंध की व्याख्या करने का मूल्य उस बिंदु से दोनों अक्षों के मूल बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के ढाल के बराबर होता है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य उपभोग फलन के उस विशिष्ट बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। रेखा चित्र में अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है आपका उपभोग फलन सी दिया गया है, डायग्राम वक्र के रूप में दिया गया है। अब आपको अगर मान लीजिए कि एपीसी ज्ञात करनी है, तो एपीसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है कि आप ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, इससे सीधी रेखा आप खींचिए। आप इसमें करना क्या है, दोनों अक्षों के मूल बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जा रही है, ए पॉइंट पे जा रही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लंबवत मान बटा हॉरिजेंटल मान, इस तरीके से। तो बी वाई वन अपॉन ए वाई वन इस तरीके से लेंगे, तो ये तो क्या कहलाएगा, आपका एपीसी कहलाएगा, है ना। बी वाई वन, यहाँ पर आपने कौन सी रेखा का ढाल निकाला है, रेखा है आपकी ओ बी रेखा का जो ढाल निकाला है वह ढाल क्या
आया है अपॉन OY1। ये तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो स्पर्श रेखा आप जब खींचेंगे तो स्पर्श रेखा को आप फैलाते जाइए आगे तक। जब आप उसको फैलाते जाएंगे तो उसका जो मान आएगा वह मान क्या आएगा आपका BY1 अपॉन AY1। इस तरीके से आप यहाँ पर ये मान निकाल पाएंगे। चूँकि AY1 की लंबाई की लंबाई OY1 से अधिक है, ठीक है ना। AY1 इज़ ग्रेटर देन OY1, अतः ऐसी स्थिति में BY1 अपॉन OY1 का मूल्य BY1 अपॉन AY1 से अधिक है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ जो PC का मान है वह ज़्यादा होगा आपके MPC के मान से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए BY1 अपॉन OY1 इसका जो मान है, इसका मान ज़्यादा है किससे? BY1 अपॉन आप देखिए यहाँ पर AY1 के मान से। यहाँ पर AY1 का मान ज़्यादा है तो हर का मान ज़्यादा, इस तरीके से देखा जाए तो आपका APC है ना यहाँ पर ज़्यादा रहेगा MPC के बजाय। आगे देखते हैं हम यहाँ पे तो आप ये देखिए वक्राकार उपभोग फलन रेखा का ढाल आय के विभिन्न स्तरों पर बदलने के बावजूद सदैव APC इज ग्रेटर देन MPC बना रहेगा। किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या है? इसमें क्या बताया है कि लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, पर उतनी नहीं जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है। ये मनोवैज्ञानिक नियम है कि जैसे आपकी इनकम जब शून्य होती है उस समय आपका उपभोग ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उपभोग करने की जो टेंडेंसी है वो आपकी कम होती जाती है और बहुत अधिक ऊंचे स्तर की आय पर आपका उपभोग और कम हो जाता है और उस समय आपकी बचत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम होती है। इस नियम की अगर हम प्रस्थापनाएं देखें तो इसमें क्या बताया गया है? आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है किंतु आय वृद्धि के मुकाबले कम होता है। दूसरा, आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में विभाजित हो जाती है। अर्थात आप जो भी इनकम ले रहे हो अगर उस इनकम का पूरा भाग आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, उपभोग नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसका आप कुछ भाग क्या है सेव करके रख रहे हो। तो आप यहाँ कह सकते हो आय किस किस भाग में बटी हुई है? कंजप्शन प्लस सेविंग, इन दो भागों में बटी हुई है। कंजप्शन अगर कम हो रहा है तो इसका इनडायरेक्टली क्या बता रहा है ये प्रभाव कि सेविंग आपकी बढ़ रही है, और कंजप्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सेविंग कम हो रही है। ठीक है, आगे है आय में वृद्धि से उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि होती है। तो ये आप प्रस्थापनाएं देख लीजिए और आप इसमें देखिए इन प्रस्थापनाओं को आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हो कि देखिए पहले आप कि जैसे आपकी आय शून्य होती है तो उस समय आप उपभोग कर रहे हैं 50 करोड़ का, लेकिन बचतें हो रही है, बचतें जस्ट अपोजिट कर दीजिए -50 करोड़। इसी तरीके से जैसे इनकम बढ़ती है तो आपका उपभोग 125 करोड़ है, बचत आपकी क्या है -25 करोड़ हो रही है। और इनकम बढ़ाइए 200 करोड़ में आपकी उपभोग है 200 करोड़ और बचत वहाँ पर आपकी हो रही है 0। इसी तरीके से 300 करोड़ के उपभोग पर आप जो आय पर आप उपभोग कर रहे हैं 275 करोड़ की और 25 करोड़ आप बचा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ते जाएंगे उपभोग आपका बढ़ रहा है, साथ में आपकी बचतें भी बढ़ रही हैं। तो इसको आप डायग्राम और इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। और आप इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो देखिए आप यहाँ पर आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में। जैसे OY बढ़कर C1Y1 और आय बढ़कर OY2 होने पर C2Y2। आप यहाँ देखिए जैसे OY0 पर आपका जो उपभोग है वह है BY0। इसी तरीके से OY1 पर उपभोग आपका हो गया है C1Y1। तीसरा देखिए OY2 आय पर आपका जो उपभोग है वह है C2Y2। तो उपभोग का आप ये देखिए यहाँ पर ये जो आप मात्रा देखेंगे ये जो इनकी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में आप देखिए कि कौन सा बड़ा है,
सीधी सी बात है, हॉरिजेंटल वाला ज़्यादा बढ़ा है बजाय इसके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ने पर उपभोग बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो रफ्तार है वह कम हो गई है। आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग और बचत में बढ़ जाती है। जैसे आय बढ़कर OY1 होने पर आय में समस्त वृद्धि उपभोग में C1Y1 और बचत में C1S1 बढ़ जाती है। इसी प्रकार OY2 होने पर आय में वृद्धि का Y2C2 भाग उपभोग और C2S2 भाग बचत में विभाजित हो गया है। तो आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं कि इनकम जो है, इनकम और कंजप्शन किस पॉइंट पे बराबर है, B पॉइंट पे बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जितना आप इनकम अर्न कर रहे हो उतना आप उपभोग कर रहे हैं। इससे आगे जब आप इनकम कमा रहे हो तो आप क्या है, बचत कर रहे हो। तो आप कह सकते हैं कि B पॉइंट से पहले आप बचत नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ आपका उपभोग ज़्यादा है इनकम से। ठीक है, और B पॉइंट के बाद में आप बचत कर पा रहे हो क्योंकि इनकम ज़्यादा है आपके उपभोग से। तो जो ये बची हुई इनकम है वह बचतों के रूप में सेव हो रही है आपकी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। किन्स के नियम की मान्यताएं देख लीजिए। ये मनोवैज्ञानिक और संस्थागत अवस्था स्थिर रहती है, सामान्य कल्पना पर आधारित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम का महत्व अगर हम देखें तो किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम जो है ये का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है इसका महत्व देखिए। से के नियम का खंडन। से का नियम बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित करती है, अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं। किंतु किन्स का उपभोग का नियम इस से के नियम का खंडन करता है कि आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, पर उपभोग उतना अपेक्षाकृत कम मात्रा में बढ़ने से संपूर्ण उत्पादन नहीं बिक पाता है और अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि से का नियम तो कहता ही है कि अति उत्पादन कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो नियम है से के नियम की धारणाओं को खंडित करता है। कैसे खंडित कर रहा है ये कह रहा है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो उतना उपभोग नहीं करते हैं, इस वजह से जो बचा ली जाती है इनकम, वह इनकम जो कि मांग नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल। से का नियम व्यापार स्वतंत्र व्यापार नीति पर जोर देता है, जबकि किन्स का नियम राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि जब उपभोग में आय के अनुसार वृद्धि नहीं होती है तो अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का सहारा लिया जा सकता है। निवेश का निर्णायक महत्व। किन्स जाती है जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है, अतः उपभोग और आय के बीच अंतराल को निवेश में वृद्धि से ही पाटा जा सकता है। निवेश के अभाव में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। अल्प रोजगार संतुलन क्या अस्तित्व। अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा भी किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है। किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है वह पूर्ण रोजगार का बिंदु ना होकर अल्प रोजगार संतुलन का बिंदु होता है, क्योंकि उपभोग व आय में वृद्धि के मुकाबले कम रहने से प्रभावपूर्ण मांग में न्यूनता रहती है। अतः यदि सरकार आय और उपभोग के अंतराल को निवेश वृद्धि द्वारा भर दे तभी पूर्ण रोजगार संतुलन का स्तर पहुंच जा सकता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरती प्रवृत्ति। किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जब उपभोग व्यय में आय में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में गिरावट से बाजार में वस्तुओं की भरमार और कीमतों में गिरावट, उत्पादन में कमी से पूंजीगत उत्पादों की मांग में कमी आदि से लाभ की प्रत्याशित दर तथा व्यापारिक प्रत्याशाएं घटने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होगा और बिना उपभोग प्रवृत्ति बढ़े पूंजी की सीमांत उत्पादकता में घटती प्रक्रिया को अल्पकाल में रोक पाना संभव नहीं हो पाता, केवल दीर्घकाल में ही पूंजी की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाना संभव है। नेक्स्ट है स्थायी अति बचत और अल्प निवेश अंतर का खतरा। किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम से स्पष्ट
कहते हैं कि वृद्धि न होने से लाभ की प्रत्याशित दर में कमी पूंजी की सीमांत उत्पादकता को घटाकर निवेश में गिरावट ला देती है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थायी अति बचत तथा अल्प निवेश अंतर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बचतों में वृद्धि तथा निवेश में कमी की इस दीर्घकालीन प्रवृत्ति को दीर्घकालीन वृद्धि रोध यानी सेक्युलर स्टैग्नेशन की संज्ञा दी जाती है। आय प्रजनन की अनन्य प्रकृति। किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम गुणक सिद्धांत की व्याख्या करता है। गुणक सिद्धांत बताता ही है कि निवेश की प्रारंभिक इकाई लगाने पर आय में क्रमिक वृद्धि थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि आय में संपूर्ण वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती है। आय प्रजनन की प्रक्रिया अर्थात गुणक सिद्धांत में गुणक का मूल्य किस पर निर्भर करता है? एमपीसी के ऊपर निर्भर करता है। एमपीसी ज़्यादा होगा तो गुणक ज़्यादा होगा। व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या करने में भी आपका ये जो किन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है समझने में सहायक होता है। प्रेरित निवेश की भूमिका। अल्पविकसित देशों में एमपीसी अधिक होती है, अतः इन देशों में विकास कार्यों पर निवेश में वृद्धि पर जोर दिया जाता है तथा प्रेरित निवेश द्वारा आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यों ज्यों रोजगार तथा आय का स्तर बढ़ेगा त्यों त्यों उपभोग का स्तर बढ़ने से गुणक प्रभाव आय में कई गुना वृद्धि को जन्म देगा। मंदी की व्याख्या करने में भी ये नियम काफ़ी मदद करता है, जो कि बता रहा है ये कि उपभोग और आय के बीच में जो संबंध है उस अनुपात में नहीं रहता है, उपभोग आपका कम होता है, तो वह कहीं ना कहीं मंदी की शुरुआत को उजागर करता है। मजदूरी दरों में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या। किन्स ने आर्थिक मंदी का उपभोग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मजदूरी दरों में वृद्धि से श्रमिकों की आय बढ़ती है। एमपीसी अधिक होने से वह बढ़ी हुई आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करते हैं, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। जबकि मजदूरी दरों में जब कटौती की जाती है तो आय घटने से उपभोग व्यय घट जाता है, इफेक्टिव डिमांड कम हो जाती है, रोजगार कम हो जाता है। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि इसका जो मनोवैज्ञानिक नियम है उपभोग का, ये सेटे नियम का खंडन करता है, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, निवेश के महत्व को उजागर करता है और स्थायी अति बचत और अल्प निवेश के खतरों के प्रति सचेत करता है, व्यापार चक्रों के मोड़ के बिंदु की व्याख्या करता है। इस प्रकार रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में भी समझाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।